हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग जेपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम 2021 के क्वेश्चंस पेपर को देखेंगे और यह दो पार्ट में ये वीडियो होगा। पहले पार्ट में हम लोग सामान्य अध्ययन फर्स्ट अर्थात कि जीएस पहला पेपर का जो क्वेश्चन पेपर है उसके क्वेश्चन से आंसर पे डिस्कस करेंगे। आपको बता दूं कि जेपीएससी का एग्ज़ाम जो है वो 19 सितंबर 2021 को हुआ था और आयोग के द्वारा 2 दिन बाद अर्थात कि 21 सितंबर 2021 को इसका आंसर की जारी किया गया है, किंतु उसमें भी कुछ त्रुटियां हैं, उसमें भी कुछ गलतियां हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए हमने यह वीडियो बनाया है ताकि आप लोगों को डिटेल्स में इसके बारे में बता सकूं और जिस क्वेश्चन का आंसर आयोग ने गलत दिया है आप उस पर जाके क्लेम कर सकते हैं। तो आइए हम लोग एक एक करके सारे क्वेश्चंस को डिटेल्स में जानते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ जेपीएससी के द्वारा फर्स्ट पेपर में जो पूछा गया था। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन है कि अंग्रेज़ों का झारखंड में सर्वप्रथम प्रवेश किस ओर से हुआ। आपका ऑप्शन है पाकुड़, चतरा, पलामू, सिंहभूम। तो दोस्तों अंग्रेज़ों का झारखंड में सर्वप्रथम प्रवेश जो हुआ था वो सिंहभूम की ओर से हुआ था, किंतु आयोग के द्वारा इसका आंसर जो है वो पलामू दिया गया है, जो कि गलत है। यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूँ कि अंग्रेज़ों को जब इलाहाबाद की संधि के तहत जो है बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई, तो अंग्रेज़ों ने सर्वप्रथम जो है झारखंड से राजस्व की वसूली के लिए जो है बंगाल से सटे हुए क्षेत्रों पर ही अपना अधिकार करने की कोशिश की और उस क्रम में सर्वप्रथम सिंहभूम का जो घाटशिला इलाका है उस ओर से अंग्रेज़ों ने यहाँ पर प्रवेश किया और यह घटना 1767 ईस्वी की है। लेकिन पलामू पर जो है अंग्रेज़ों ने 1771 ईस्वी में कब्जा किया था। ऐसी स्थिति में इसका आंसर जो है सिंहभूम ही होगा। दूसरा क्वेश्चन है भूमिज विद्रोह का नेता कौन था। तो दोस्तों भूमिज विद्रोह जो 1732-33 ईस्वी में हुआ था, इसका जो नेता था वह गंगा नारायण सिंह थे, है ना। यह जो है वर्तमान में ये पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले के अंतर्गत जो भी इलाका थे, बीरभूम, भानभूम, उन सारे इलाकों में यह विद्रोह हुआ था। तो ये था। थर्ड क्वेश्चन है भारत से विदेशों में बहुतायत में निर्यात की जाने वाली आम की कौन सी प्रजाति है। तो दोस्तों भारत से विदेशों में जो बहुतायत में निर्यात की जाती है वह अल्फांसो निर्यात की जाती है। इसका जो एक हिंदी नाम है अल्फांसो का वह है हापूस। यह आम जो है अपने स्वाद में, अपने सुगंध में बहुत ही स्वाद में काफ़ी मीठा होता है, इसका सुगंध भी बहुत ही अच्छा होता है, इसलिए ये आम विदेशों में काफ़ी जो है इस आम की डिमांड होते हैं और इसलिए इसे विदेशों में भेजा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगलों के समय झारखंड का प्रदेश के नाम से जाना जाता था। तो दोस्तों मुगल काल में झारखंड प्रदेश जो है वह कुकरा के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है घुमकुड़िया का क्या तात्पर्य है। यहाँ पे ध्यान रखें, यहाँ पे जो लिखा गया है वह घुमकुड़िया लिखा गया है ना, जबकि बेसिकली घुमकुड़िया नहीं बल्कि धुमकुड़िया होता है। ऐसी स्थिति में इसको आप लोग ध्यान नहीं दें और इस धुमकुड़िया का अर्थ जो है वह युवा गिरह होता है। यहाँ पर एक चीज़ मैं इससे संबंधित और एक चीज़ बता दूँ कि वर्तमान में हेमंत सोरेन ने जो है वह 2021 ईस्वी में रांची के जो है करमटोली क्षेत्र में जो है वह केंद्रीय धुमकुड़िया संस्थान स्थापित करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस पर्व से पहाड़ी खड़िया की आर्थिक स्थिति उजागर होती है। तो दोस्तों फागु पर्व के द्वारा जो है पहाड़ी खड़िया की आर्थिक स्थिति उजागर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदिवासियों का निवास स्थान टंडा के नाम से जाना जाता है, अर्थात कि किन आदिवासियों का निवास स्थान टंडा के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों बिरहोर आदिवासी का जो निवास स्थान होता है उसको टंडा के नाम से जाना जाता है। इस टंडा में बिरहोर जनजाति के कई गोत्र एक साथ सामूहिक रूप से रहते हैं और वो आपस में मिलजुल कर अपना जीविकोपार्जन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाली स्थान है आदिवासियों में विधवा पुनर्विवाह को मैयारी कहते हैं, अर्थात कि किन आदिवासियों में विधवा विवाह को मैयारी कहते हैं। तो दोस्तों जेपीएससी के द्वारा जो आंसर की जारी किया गया उसके अकॉर्डिंग कोरबा आदिवासियों में विधवा पुनर्विवाह को मैयारी कहते हैं, तो इसको आप लोग ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है
निम्नांकित स्थानों में से किसी मंदिरों के नगर के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों मलूटी जो कि दुमका जिले में अवस्थित है, इसको मंदिरों के नगर के रूप में जाना जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलाश पर्वत निम्न में से किस क्षेत्र में अवस्थित है? तो दोस्तों कैलाश पर्वत जो है वह तिब्बत के मानसरोवर के पास अवस्थित है। इसी के मतलब क्षेत्र में जो है मानसरोवर और राकसताल झील अवस्थित है। आप यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं। और यहीं से जो है सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पालकोट की गुफाएं अवस्थित हैं, अर्थात कि पालकोट की गुफाएं कहाँ अवस्थित है? तो दोस्तों पालकोट की गुफाएं जो है वह गुमला जिले में अवस्थित है। इस गुफा की सबसे बड़ी विशेषता है कि इस गुफा के अंदर से हमेशा उसकी शिलाओं से पानी की बूंदें टपकती रहती है, जो अभी भी एक रहस्य का विषय बना हुआ है। और यहाँ पे जो है पर्यटकों का हमेशा एक मतलब आना जाना लगा रहता है। और यहाँ पे सबसे जो इस गुफा की जो सबसे खास बात है कि यहाँ पर पंचमुख हनुमान मंदिर इस गुफा में अवस्थित है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते जाते रहते हैं। तो ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहा गलाना ... आदिवासियों का एक पारंपरिक पेशा है, अर्थात कि लोहा गलाना किन आदिवासी समूह का एक पारंपरिक पेशा है? तो लोहा गलाना जो है वह असुर जनजातियों का पारंपरिक पेशा रहा है। ये अनादिकाल से असुर जनजाति जो है वह लोहे गलाने का काम करते आए हैं। लोहे की धातु से वो कई प्रकार के जो है औजार बनाने का काम करते आए हैं। और वर्तमान में असुर के अलावा लोहे गलाने का काम जो है वो अफ्रीकन जनजातियों के कुछ मतलब समूह जो है इस काम को अभी भी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंशागत संपत्ति के बिक्री पर कर लगता है, अर्थात कि वंशागत संपत्ति के बिक्री पर कौन सा कर लगता है? तो वंशागत संपत्ति के बिक्री पर जो है वह पूंजी लाभ कर लगता है। यहाँ पे ध्यान रखें कि जो संपत्ति होती है उसे मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, चल संपत्ति और अचल संपत्ति, है ना। तो जो अचल संपत्ति, जो वंशागत संपत्ति है, तो जब अचल संपत्ति को हम लोग जब बेचते हैं, अचल संपत्ति मतलब वो हमारा पूंजी है, और उसको जब हम लोग बेच देते हैं तो उस पर जो हम लोग मुनाफा कमाते हैं उस पर जो टैक्स लिया जाता है उसे ही पूंजी लाभ कर कहते हैं, अर्थात मतलब कैपिटल गेन टैक्स कहते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य अपने वर्तमान स्वरूप में मुगल परंपरा से प्रभावित है? तो दोस्तों कथक नामक जो शास्त्रीय नृत्य है वह मुगल परंपरा से काफी प्रभावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सर्वाधिक समस्यात्मक जलीय घास फूस है? तो दोस्तों इच्छोरनिया, ये जो इच्छोरनिया नामक जलीय घास है वह वर्तमान में विश्व की सर्वाधिक समस्यात्मक मतलब जो है खरपतवार है ना। यहाँ पे आप लोग चित्र में देख सकते हैं कि यह किस प्रकार से धीरे धीरे पूरे पानी में फैल जाता है और पूरे तालाब हो या नदी हो या पोखर हो सबको आसानी से उसको घेर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से परमाणुवीय बिजली घर और राज्य का कौन सा मेल गलत है ना। तो यहाँ पे ध्यान रखें कि ये जो क्वेश्चन है इसका जो ऑप्शंस दिए हुए हैं इसमें दो ऑप्शंस गलत हैं, है ना। तो यहाँ पे गलत मेल हम लोगों को छांटना है तो एक ही अगर ऑप्शन, जैसे कि पहला जो ऑप्शन है कल्पक्कम, इसका दिया हुआ है यहाँ पे कर्नाटक, जबकि कल्पक्कम जो है वह तमिलनाडु में अवस्थित है। काकरापारा गुजरात में ही है, कुडनकुलम भी तमिलनाडु में है और कैगा जो है वह कर्नाटक में है। तो ऐसी स्थिति में कल्पक्कम और कैगा ये दोनों ऑप्शन गलत हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन को हमारे विचार से आयोग के द्वारा रद्द कर दिया जाना चाहिए और या फिर सबको एक नंबर बराबर नंबर दे दिया जाएगा। तो इसको ध्यान में रखें आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी शहरी जीवन की विशेषता नहीं है ना। यहाँ पे ध्यान रखें, यहाँ पे पहला ऑप्शन है या वैयक्तिक संबंध, मानवीय मूल्य का नाश, अनौपचारिक संबंध और प्रतिस्पर्धा। तो दोस्तों शहरी जीवन की जो विशेषता है वह या वैयक्तिक संबंध है, अर्थात कि वहाँ पे लोगों का जो संबंध होता है वह बिल्कुल फॉर्मल होता है ना। मानवीय मूल्य का भी नाश वहाँ देखने के लिए मिलता है। नाश कहने का मतलब है कि उसमें कमी देखने के लिए मिलता है। वहाँ लोगों को एक दूसरे की उतनी फिक्र नहीं होती है, कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है उससे लोगों को कोई मतलब नहीं होता है, लोग अपनी ज़िंदगी में व्यस्त होते हैं। और तीसरा ऑप्शन है अनौपचारिक संबंध।
तो दोस्तों ये जो है ये ग्रामीण क्षेत्रों की विशेषता होती है अनौपचारिक संबंध। अनौपचारिक संबंध और औपचारिक संबंध दो प्रकार के संबंध होते हैं, है ना। तो औपचारिक संबंध का मतलब होता है हाय हेलो हुआ, किसी से कोई आत्मीय लगाव नहीं होता है। लेकिन जो अनौपचारिक संबंध होता है उसमें लोगों को एक दूसरे से आत्मीयता के साथ लगाव होता है ना। तो ये आत्मीयता के साथ लगाव होना ये ग्रामीण समाज की विशेषता होती है, ना कि शहरी समाज की। और प्रतिस्पर्धा अर्थात कि कंपटीशन, शहरी समाज की एक खास विशेषता प्रतिस्पर्धा अर्थात कि कंपटीशन ही होता है, कंपटीशन भी होता है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि निम्न में से कौन सी शहरी जीवन की विशेषता नहीं है, यहाँ पे क्या हो जाएगा अनौपचारिक संबंध, चूंकि यह किसकी विशेषता है, या ग्रामीण समाज की विशेषता है ना। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1947 से पहले 26 जनवरी को कहा जाता था ए शहीद दिवस, बी संविधान दिवस, सी पूर्ण स्वराज दिवस और डी गणतंत्र दिवस। तो दोस्तों 1947 के पहले 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में जाना जाता था, और यह पूर्ण स्वराज दिवस सर्वप्रथम सन 1930 ईस्वी में 26 जनवरी को मनाया गया था, है ना। इसको ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सर्वाधिक घरेलू रासायनिक प्रदूषण का कारण है। तो दोस्तों घरेलू रासायनिक प्रदूषण का सबसे बड़ा जो कारण है वह कोयले का जलना होता है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन लौह धातु का एक अयस्क है। तो दोस्तों लौह धातु का एक जो अयस्क है वह हेमाटाइट है ना। और इसी हेमाटाइट नामक अयस्क से विश्व में सर्वाधिक लोहे की धातु प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसे 2019 में कुश्ती में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। तो दोस्तों 2019 में कुश्ती में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है वह बजरंग पूनिया को दिया गया। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखें कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा को कब अपनाया गया था। तो मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा को 10 दिसंबर 1948 को अपनाया गया था, और इसीलिए 10 दिसंबर प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को जो है वह मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किन्हें भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है। तो दोस्तों भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का जो जनक है वह विक्रम साराभाई को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। तो भारत की दूसरी सबसे बड़ी जो जनजाति है वह गोंड है, जबकि भारत की जो सबसे बड़ी जनजाति है जनसंख्या के दृष्टिकोण से वह भील है। तो यहाँ पे चूंकि दूसरी सबसे बड़ी जनजाति पूछी है इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा गोंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई रो रो फेरी किन दो स्थानों को जोड़ती है। तो रो रो फेरी यह जो प्रधानमंत्री के द्वारा भारत में पहली बार शुरू किया गया है वह मतलब घोघा और दाहेज नामक स्थानों को जोड़ती है। और यहाँ पे ध्यान रखें कि रो रो फेरी का मतलब हुआ रोल ऑफ और रोल ऑन, अर्थात कि उतार चढ़ाव की जो स्थिति होती है उसे रो रो फेरी के नाम से जाना जाता है। और यह गुजरात में शुरू किया गया है। गुजरात के घोघा और दाहेज नामक दो स्थानों को ये फेरी जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा आपदा के बाद का उपाय है। यहाँ पे चारों ऑप्शंस को आप लोग देखें, ए पुनर्निर्माण, बी योजना और नीतियाँ, सी पूर्व चेतावनी और डी क्षेत्रीकरण। तो दोस्तों आपदा के बाद का जो उपाय होता है वह पुनर्निर्माण ही होता है ना, रिकंस्ट्रक्शन। यहाँ पे आप बाकी जो तीनों ऑप्शन है आप देख सकते हैं कि आपदा के पूर्व के ऑप्शन होता है। आपदा के पूर्व ही उस क्षेत्रीकरण किया जाता है, अर्थात कि उसकी पहचान विभिन्न क्षेत्रों की पहचान की जाती है कि किन क्षेत्रों में आपदा आ सकती है और कहाँ ज़्यादा जान माल की ज़्यादा क्षति हो सकती है। उसके बाद जो है वह योजना व नीतियाँ बनाई जाती है कि उससे बचाव के लिए क्या क्या नीतियाँ हो सकती है, क्या क्या योजनाएं हो सकती हैं, है ना। उसके बाद जो है आपदा आने के जस्ट पूर्व चेतावनी दी जाती है कि आपदा आने वाली है, यहाँ से आप लोग जो है पुनर्वास कर जाए। ये जो तीनों स्थितियां हैं वो आपदा आने के पूर्व की है, जबकि पुनर्निर्माण जो है वो आपदा आने के बाद का उपाय है ना। तो इसलिए आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका आंसर पुनर्निर्माण हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने नोबेल पुरस्कार जीता था किसके लिए? तो विंस्टन चर्चिल को साहित्य के क्षेत्र में योगदान के लिए जो है 1953 ईस्वी में जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारत के राज्यों में से कौन सा राज्य सर्वाधिक वनाच्छादित है? तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो सबसे ज़्यादा वनाच्छादित स्टेट है वह मिजोरम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर भी आयोग के द्वारा जो है वह गलत दिया गया है। आयोग के द्वारा इसका आंसर दिया गया है 2005 ईस्वी, लेकिन इसका आंसर जो होगा, इसके गठन की जब बात की जाए तो इसका गठन जो है वह 2006 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पे ध्यान रखें कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अधिनियम का निर्माण जो है 2005 में हुआ था और इसी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अधिनियम के तहत 2006 ईस्वी में इसका गठन किया गया। लेकिन यहाँ पे चूंकि गठन पूछा जा रहा है इसलिए इसका आंसर 2006 होगा, ना कि 2005 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वायु परिवहन कब प्रारंभ हुआ? दोस्तों भारत में वायु परिवहन जो है वह सन 1911 ईस्वी में मतलब जो है चालू हुआ था, प्रारंभ हुआ था। ये 18 फरवरी 1911 ईस्वी में इलाहाबाद से नैनी के बीच सर्वप्रथम जो है मतलब यहाँ पर वायु परिवहन प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को किस दिन स्वीकार किया गया? तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को 22 जुलाई 1947 को जो है स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार का वर्तमान जो अध्यक्ष है वह न्यायमूर्ति HL दत्तू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक क्षमता है? तो राजस्थान में सौर ऊर्जा के विकास की जो है वह सर्वाधिक क्षमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापित क्षमता सर्वाधिक है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र की जो स्थापित क्षमता है वह सर्वाधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक जनजाति कौन सी है? तो इसकी चर्चा हम लोग पहले ही कर चुके हैं कि भारत में जो सर्वाधिक जनजाति है वह जनजाति की जो संख्या है वह भीलों की है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोडा जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है? तो दोस्तों टोडा जनजाति जो है वह तमिलनाडु के नीलगिरी पर्वत पर निवास करती है, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उचित पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए कितनी भूमि वनाच्छादित होने की सिफारिश की गई है? तो पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने के लिए जो है 33% वन का होना आवश्यक होता है, अर्थात कि 33% अर्थात 33% की सिफारिश जो है वह की गई है। लेकिन वर्तमान में भारत में जो वन क्षेत्र का जो प्रतिशत है वह मात्र जो है 21% के आसपास है, तो 21% के आसपास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का बृहत्तम प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का बृहत्तम जो प्राकृतिक बंदरगाह है वह मुंबई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी के पश्चात भारत की कौन सी भारतीय भाषा विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है? तो हिंदी के पश्चात विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भारतीय भाषा जो है वह बंगाली है। चूँकि आप देख सकते हैं कि बंगाली न सिर्फ हमारे पश्चिम बंगाल में बल्कि पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के कुछ क्षेत्रों में और साथ ही साथ झारखंड के कुछ क्षेत्रों में और इसके अलावा पूरे बांग्लादेश में और असम में, म्यांमार के कुछ क्षेत्रों में यह भाषा काफ़ी धड़ल्ले से प्रयोग की जाती है, जिसकी जनसंख्या काफ़ी अधिक है। बंगाली बोलने वालों की जनसंख्या बहुत अधिक है, इसलिए इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सड़कों का घनत्व सर्वाधिक है? तो भारत के केरल राज्य में सड़कों का जो घनत्व है वह सर्वाधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान यूपी के झांसी में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पे दिया हुआ है, उसके बाद कूट दिया हुआ है। देखें यहाँ पे सबसे पहले सातवाहन दिया है, कवाकाटक दिया है और चालुक्य दिया है। तो यह ध्यान रखें कि इन लोगों का जो सही कालानुक्रम है वह जस्ट इसी तरीके से, अर्थात कि सबसे पहले सातवाहन होगा, फिर वाकाटक होगा
और फिर चालुक्य होगा। सातवाहन वंश की स्थापना जो है 60 ईसा पूर्व में अर्थात कि मौर्योत्तर काल में शिमुक नामक व्यक्ति ने की थी और यह दक्षिणापथ में इसकी स्थापना में की गई थी। इसे आंध्र सातवाहन या आंध्रवृत्ति भी पुराणों में कहा गया है। जब और इसका जो मुख्य जो प्रमुख शासक या महान शासक हुए वो गौतमी पुत्र सतकर्णी हुए थे। सातवाहन वंश के जो सबसे प्रसिद्ध शासक हुए थे वो गौतमी पुत्र सतकर्णी थे। वहीं वाकाटक वंश जो है वो उसने भी दक्षिणापथ में ही अपनी सत्ता स्थापित की थी और किंतु इसने अपनी सत्ता तीसरी शताब्दी से छठी शताब्दी के बीच में स्थापित की थी। और चालुक्य वंश की स्थापना जो है वह छठी शताब्दी के बाद की गई थी और इस चालुक्य वंश की 3 शाखाएं थी, है ना। बादामी या वातापी का चालुक्य, गुजरात का चालुक्य और एक था पश्चिमी चालुक्य। तो ये तीनों का जो सीरीज है वह इसी तरीके से पहले सातवाहन फिर वाकाटक और चालुक्य। तो इस तरीके से इसका आंसर सी हो जाएगा, ABC। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य के पेशावर के निकट उत्तर पश्चिम भाग में अशोक के शिलालेख थे, अर्थात कि किस लिपि में अशोक के शिलालेख लिखे गए थे, कहाँ पर, पेशावर के निकट। तो पेशावर के निकट जो उत्तर पश्चिम के भाग में अशोक के शिलालेख जो पाए गए हैं वह शाहबाजगढ़ी में पाया गया है, जो वर्तमान में पाकिस्तान के पेशावर जिला में अवस्थित है। और वहाँ जो शिलालेख पाया गया उसकी लिपि थी खरोष्ठी लिपि। और इसके बाद जो मतलब सबसे पश्चिमोत्तर अर्थात कि वर्तमान में जो अफगानिस्तान के क्षेत्र में जो अशोक के शिलालेख पाए गए थे उसकी लिपि आर्मेयिक लिपि थी और बाकी जितने भी अशोक के शिलालेख या लघु शिलालेख वगैरह पाए गए थे उन सब की लिपि ब्राह्मी लिपि थी। इस तरीके से अशोक ने शिलालेखों पर मतलब जो भी चीज़ें उत्कीर्ण करवाई वो 3 भाषाओं में करवाई थी, आर्मेयिक, खरोष्ठी और ब्राह्मी लिपि में। और ये ब्राह्मी लिपि में ही सबसे ज़्यादा शिलालेख उत्कीर्ण किए गए थे, है ना। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका आंसर खरोष्ठी लिपि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चारवाक दार्शनिक प्रणाली है ना। तो अर्थात कि चारवाक दार्शनिक प्रणाली क्या कहलाती थी। तो चारवाक दार्शनिक जो प्रणाली है वह लोकायत प्रणाली भी कहलाती थी। कहने का मतलब ये है चारवाक जो थे वो भौतिकतावादी व्यक्ति थे। ये स्वर्ग, नरक और मोक्ष में विश्वास नहीं करते थे, बल्कि इनका मानना था कि इस धरती पर जितना दिन जियो सुखी पूर्वक जियो, चाहे उसके लिए आपको ऋण भी क्यों न लेना पड़े। और यही मतलब कि जो लौकिक सुख में विश्वास करने की जो प्रणाली थी वही लोकायत प्रणाली कहलाती थी। इसलिए चारवाक की दार्शनिक प्रणाली लोकायत प्रणाली के नाम से भी जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैव संतों के लेखन के संग्रह को 5वां वेद भी समझा जाता है, उपरोक्त संग्रह का क्या नाम है। तो शैव संतों के लेखन का जो संग्रह था जिसे 5वां वेद के नाम से भी जाना जाता है वह था तिरुमुराय, है ना। तो यहाँ पे ध्यान रखें, इसको तिरुमुराय को 5वां वेद के नाम से भी जाना जाता है और यह शैव संतों का लेखन संग्रह था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से 2 भाइयों हरिहर तथा बुक्का ने किसकी स्थापना की थी। तो हरिहर और बुक्का नामक 2 व्यक्ति ने 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी भारत में प्रमुख भारतीय रोमन व्यापारिक स्थान था। तो पूर्वी भारत में जो प्रमुख भारतीय रोमन व्यापारिक स्थान था वह तामलुक था। अगर यहाँ पे सवाल अगर दक्षिण भारत में पूछा जाता कि दक्षिण भारत में प्रमुख भारतीय रोमन व्यापारिक स्थान कौन सा था तो उसका आंसर अरिकमेडु होता, लेकिन चूंकि यहाँ पूर्वी भारत पूछा है इसलिए इसका आंसर तामलुक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलहन की राजतरंगिणी की तरह एक इतिहास की पुस्तक गौडवाहो ने लिखी थी, है ना। ये कहने का मतलब ये है कि यह गौडवाहो पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। तो यह गौडवाहो पुस्तक जो है वाकपति के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत के संस्थापक कौन थे। तो विशिष्ट अद्वैतवाद सिद्धांत के संस्थापक जो हैं वह रामानुजाचार्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद तथा 2.5 दिन का झोपड़ा क्रमशः अवस्थित है। तो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद तथा 2.5 दिन का जो झोपड़ा है, ये कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद जो है वह दिल्ली में अवस्थित है, जबकि 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में अवस्थित है। इस तरीके से इसका आंसर सी हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखें कि कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद और 2.5 दिन का झोपड़ा
का जो नींव रखी थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी, है ना। लेकिन चूंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण तो करवा लिया, लेकिन 2.5 दिन के झोपड़ा मस्जिद का निर्माण जो है पूरा नहीं करवा पाया, और बाद में उसे इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकाल की सरकार एक समग्र संरचना थी, ये विलय था किस किस चीज़ों का। कहने का मतलब ये है कि मध्यकाल में जो सरकार की अर्थात प्रशासन की जो संरचना थी, वो संरचना किन चीज़ों का संगठन था, किन किन चीज़ों का मेल था। तो ये मध्यकालीन जो सरकारी संरचना थी वह फारस, अरब, तुर्क, मंगोल और भारतीय तत्वों का सम्मिश्रण था। तो यहाँ पे इसको ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति किसने और किस वर्ष की। तो प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति जो है वह लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में की थी। यहाँ पे ध्यान रखें कि लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में W हंटर महोदय की अध्यक्षता में जो है वह शिक्षा आयोग का गठन किया था, और जिसने प्राथमिक शिक्षा पर काफ़ी जोर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भू राजस्व की अस्थायी बंदोबस्त एवं रैयतवाड़ी प्रणाली क्रमशः शुरू की गई। तो भू राजस्व की अस्थायी बंदोबस्त एवं रैयतवाड़ी प्रणाली जो है क्रमशः बंगाल और मद्रास में शुरू की गई। कहने का मतलब ये है कि भू राजस्व की जो अस्थायी बंदोबस्त पद्धति थी वह बंगाल में शुरू की गई थी, और रैयतवाड़ी पद्धति मद्रास में शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक भारत के इतिहास की निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। यह एक चीज़ यहाँ भी ध्यान देने वाली बात है कि इस क्वेश्चन का आंसर भी आयोग के द्वारा जो है वह गलत दिया गया। क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं दिया गया, बल्कि इसमें जितने ऑप्शंस दिए गए हैं वो गलत तरीके से दिए गए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि सब है। यहाँ पे पहला मान लीजिए जैसे स्वदेशी आंदोलन, लखनऊ समझौता है, मार्ले मिंटो सुधार है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना है। तो यहाँ जितने ऑप्शंस दिए गए हैं DC, BA, DACB, ACDB और ABCD, है ना। तो यहाँ पे जैसे स्वदेशी आंदोलन ये 1905 में हुआ, लखनऊ समझौता 1916 में हुआ, मार्ले मिंटो सुधार 1909 में हुआ, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना जो है 1906 में हुई। तो इस तरीके से A सबसे पहले A हो जाएगा, उसके बाद D हो जाएगा, उसके बाद C हो जाएगा, उसके बाद B हो जाएगा। तो इस तरीके का ऑप्शन इसमें से किसी में भी नहीं है, इसलिए मेरे विचार से इस क्वेश्चंस को भी आयोग को रद्द करना चाहिए या सबको समान नंबर दे देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा नहीं बांटता है। तो दोस्तों यहाँ आप लोग मैं ये जो हमने चित्र दिया है, मैप दिया है, आप इसमें देख सकते हैं कि बिहार का जो मतलब एरिया है वह भूटान के साथ नहीं लगता है ना। बाकी सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम तीनों का जो सीमाएं हैं वह भूटान के साथ जुड़ी हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से भारत के किस भाग में सामान्यतः प्रवाल द्वीप पाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग लक्षद्वीप का जो क्षेत्र है वहाँ पर प्रवाल द्वीप पाए जाते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लक्षद्वीप समूह जो है वह अरब सागर में अवस्थित है, भारत के पश्चिमी क्षेत्र में। यहाँ हमने मैप भी इसका दे रखा है, आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की। दोस्तों यहाँ इसका आंसर जो होगा भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत जो है प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की गई थी या हुई थी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रिंटिंग प्रेस किसने और कब शुरू की थी। तो भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत पुर्तगालियों के द्वारा 1550 ईस्वी में की गई थी, इसलिए इसका आंसर डी होगा। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखें कि भारत आने वाले सबसे पहले जो यूरोपीय कंपनी थी वो पुर्तगाली थी। सबसे पहले जो पुर्तगाली नावक था वास्को डी गामा, वह 1498 ईस्वी में कालीकट के तट पर पहुंचा था, और उसी के साथ जो है यूरोपीय कंपनियों का आगमन भारत में शुरू हुआ, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्न में से किस तटीय प्रदेश में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है उत्तर पूर्वी मानसून के द्वारा कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है। यहाँ पे आप लोग चित्र में देख सकते हैं कि कोरोमंडल तट कहाँ है और गुजरात, कोंकण, मलाबार तट कहाँ है। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखें
कि भारत में जो ज़्यादातर वर्षा होती है वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है ना। और जो लौटता हुआ मानसून, जिसको उत्तर पूर्वी मानसून कहा जाता है, इस उत्तर पूर्वी मानसून को लौटता हुआ मानसून भी कहा जाता है। और इस लौटते हुए मानसून से भारत के कोरोमंडल तट पर ही सर्वाधिक वर्षा होती है। ये कोरोमंडल तट जो पूर्वी क्षेत्र तट पर अवस्थित है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन पृथ्वी की गति के संदर्भ में सत्य है? पहला कथन है, पृथ्वी के अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व घूर्णन के कारण मौसम परिवर्तन होता है। दूसरा है, पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के कारण धरती पर रात व दिन घटित होते हैं। यहाँ पे देखें, ध्यान दें, ये जो दोनों ऑप्शन दिया गया है, कुल मिला के दोनों ऑप्शन गलत है ना। यहाँ पे अगर इसको हम लोग पलट दें तो ये आंसर सही हो जाता। कहने का मतलब ये है कि ये इसमें रहता और ये इसमें रहता है। यहाँ पे जैसे देखें कि पृथ्वी की अपनी धुरी पर पश्चिम से पूरब के घूर्णन के कारण ही रात दिन घटित होते हैं, है ना। ये चीज़ ध्यान रखें आप लोग कि पृथ्वी जो अपनी धुरी पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, उसके कारण मौसम परिवर्तन नहीं होता है, बल्कि दिन रात की घटनाएं घटती है। वहीं पर पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने से मौसम परिवर्तन होता है, न कि दिन रात घटित होता है। इस तरीके से ये दोनों जो कथन हैं वह असत्य हैं, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपग्रह श्रृंखला इनसैट एक उदाहरण है। तो भारतीय उपग्रह श्रृंखला जो इनसैट है वह मौसम विज्ञान से संबंधित उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विशेष लक्षण नर्मदा नदी के लिए उपयुक्त है ना। तो नर्मदा नदी का जो सबसे मूलभूत लक्षण है वह संरचनात्मक मूल का लक्षण है। इसका आंसर इसलिए बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य में ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई है? तो यहाँ पर जो है 2011 की जनगणना के अनुसार नागालैंड का जो जनसंख्या वृद्धि दर था वह ऋणात्मक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन भारत की लेटेराइट मृदा के संबंध में सत्य है? यहाँ दो कथन दिया हुआ है। पहला कथन है, लेटेराइट मृदा उच्च ताप व भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। बिल्कुल सही कथन है। दूसरा कथन है, लेटेराइट मृदा जैविक समृद्ध होती है, वह पश्चिमी बंगाल, असम व उड़ीसा में पाई जाती है। दोस्तों ये कथन जो है वह असत्य है। लेटेराइट मृदा जो है उसमें जैविक समृद्धि पूर्ण रूपेण, जो मतलब कहने का मतलब ये है, वह जैविक रूप से काफ़ी समृद्ध नहीं होता है, क्योंकि ये भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में पाया जाता है, इसलिए इसका ऊपरी परत जिसमें ह्यूमस पाया जाता है वो बह जाता है, इसलिए बहुत ज़्यादा उपजाऊ या ह्यूमस इसमें नहीं होता है, बहुत ज़्यादा उपजाऊ ये नहीं होता है, इसलिए ये कथन गलत है, जबकि पहला कथन सही है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल एक सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस क्षेत्र में जल का उपयोग भारत में सर्वाधिक होता है? तो कृषि क्षेत्र में जो है भारत में जल का उपयोग सर्वाधिक होता है, इसलिए इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस भारतीय राज्य में नगरों की संख्या सर्वाधिक है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में जो है वह नगरों की संख्या सर्वाधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? यहाँ पे चारों जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें पूछा जा रहा है कि इसमें जो चारों ऑप्शन है उसमें कौन सा एक सही नहीं है। पहला ऑप्शन जैसे आप लोग पढ़ें, अनुच्छेद 22.4 है ना, निवारक निरोध का उपबंध करने वाली कोई विधि 3 माह से अधिक निरुद्ध किया जाना प्राधिकृत नहीं करेगी, है ना। मतलब ये जो है ये सही है। दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 22.2, संसद विधि द्वारा उन परिस्थितियों का निर्धारण कर सकेगी जिसके अंतर्गत 3 माह से अधिक निरुद्ध किया जा सकेगा। ये जो ऑप्शन है यह गलत ऑप्शन है ना, ये सुमेलित नहीं है। तीसरा है अनुच्छेद 22.1, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारणों को यथासंभव शीघ्र बताए बिना अभिरक्षा में नहीं रखा जाएगा, ये भी सही है। डी ऑप्शन में स्वयं की पसंद के अधिवक्ता द्वारा प्रतिरक्षा का अधिकार। तो यहाँ पर ध्यान दें कि ये जो ऑप्शन है अनुच्छेद 22.1 के अकॉर्डिंग
ये इसका होना अति आवश्यक है, अर्थात कि 22.1 में ये जो दिया गया है स्टेटमेंट, इसका प्रावधान किया गया है। वहीं 22.1 में इसका भी प्रावधान किया गया है कि गिरफ्तार किए गए किसी भी व्यक्ति को उसके कारणों को बताए बिना उसको ज़्यादा देर कस्टडी में आप नहीं रख सकते हैं, है ना। किंतु यहाँ पे जो अनुच्छेद 22.2 में संसद विधि द्वारा उन परिस्थितियों का निर्धारण कर सकेगी जिसके अंतर्गत 3 माह से अधिक निरुद्ध किया जा सकेगा, इसका वर्णन अनुच्छेद 22.2 में नहीं मिलता है, इसलिए इसका आंसर इस बी ही होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाद जमींदारी व्यवस्था से संबंधित है। तो यहाँ पे 4 वाद दिए हुए हैं, कामेश्वर सिंह बनाम बिहार राज्य, रमेश थापर बनाम मद्रास राज्य, मोतीलाल बनाम उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल बनाम सुबोध गोपाल। तो यहाँ पर ये चारों के चारों जो वाद हैं वह जमींदारी व्यवस्था से ही संबंधित हैं, इसलिए इसके चारों ऑप्शंस सही होंगे और इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीयों के प्रतिनिधित्व से संबंधित है। तो अनुच्छेद जो है 333 वह विधानसभा में आंग्ल भारतीयों के प्रतिनिधित्व से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यह किसने कहा कि न्यायिक सक्रियतावाद को न्यायिक जोखिमवाद नहीं होना चाहिए। तो यह स्टेटमेंट जो है वह न्यायमूर्ति A.S. आनंद के द्वारा दिया गया है कि न्यायिक सक्रियतावाद को न्यायिक जोखिमवाद नहीं होना चाहिए। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखें कि न्यायिक सक्रियतावाद का जो सिद्धांत था वह न्यायमूर्ति P.N. भगवती के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है संघ लोक सेवा आयोग राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सहमत हो सकता है ना। कब? जब ए ऑप्शन में है निर्वाचन आयोग की मांग और राष्ट्रपति की संस्तुति पर, बी राज्यपाल की मांग और प्रधानमंत्री की संस्तुति पर, सी राज्यपाल की मांग और राष्ट्रपति की संस्तुति पर, डी मुख्यमंत्री की मांग और प्रधानमंत्री की संस्तुति पर। तो संघ लोक सेवा आयोग राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सहमत तभी हो सकता है जब राज्यपाल की मांग हो और राष्ट्रपति उस पर अपनी संस्तुति व्यक्त कर दे, तभी इसकी जो है सिफारिश की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में नियोजन के संदर्भ में क्या सत्य है। यहाँ 4 ऑप्शन 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला है राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं सामाजिक नियोजन का प्रस्ताव कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने अगस्त 1937 में वर्धा बैठक में स्वीकृत किया, बिल्कुल सही। दूसरा, हरिपुरा के अपने अध्यक्षीय भाषण में सुभाष चंद्र बोस ने योजना आयोग के माध्यम से राष्ट्र राज्य व्यापक नीतियों को स्वीकार करने की घोषणा की, ये भी सही है। तीसरा है मोदी सरकार ने योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया, यह भी स्टेटमेंट सही है। और चौथा स्टेटमेंट सुभाष चंद्र बोस ने 1938 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना आयोग समिति के निर्माण की घोषणा की थी, तो यह स्टेटमेंट भी सही है। इस तरीके से ये चारों स्टेटमेंट जो हैं वह सही है और इस तरीके से इसका आंसर बी हो जाएगा कि ये चारों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नगर पालिका का सदस्य चुने जाने के लिए कोई व्यक्ति निर्हरित नहीं होगा, है ना, मतलब डिस्क्वालीफाई नहीं। अब मतलब किसी व्यक्ति में क्या योग्यता होनी चाहिए ताकि वह नगर पालिका का सदस्य चुने जाने के लिए डिस्क्वालीफाई नहीं हो। तो उसकी सबसे पहली जो योग्यता होनी चाहिए वो उम्र संबंधी, वह 21 वर्ष की आयु में सीमा पर होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति नगर पालिका का सदस्य तभी चुना जा सकता है जब उसकी आयु 21 वर्ष या उससे अधिक हो, है ना, इसलिए इस तरीके से इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट इन इंडिया फ्रॉम सोशलिज्म टू प्रो बिजनेस नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं वह अतुल कोहली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। 4 स्टेटमेंट यहाँ दिए हुए हैं और 4 ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं। चारों ऑप्शन को समता एवं समावेशन, बी है धार्मिकता एवं भावुकता, सी है सहभागिता एवं विधि का शासन और डी है पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व। तो अगर हम सुशासन की बात करें तो वहाँ पर धार्मिकता और भावुकता की भावना नहीं होनी चाहिए, है ना। अगर ये भावना अगर शामिल हो गई तो वहाँ पे सुशासन स्थापित करने में हम पूर्ण रूपेण कामयाब नहीं हो सकते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये आंसर है, मतलब ये सत्य नहीं है और इसका आंसर यही बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कर निर्दिष्टीकरण के संवैधानिक प्रावधानों के तहत निम्न में से कौन सा कर है जो पूरी तरह से राज्यों द्वारा लगाया और वसूला जाता है।
तो राज्यों के द्वारा पूरी तरीके से लगाया और वसूला जाने वाला जो कर है वह भू राजस्व कर है। और बाकी इसमें जो तीनों ऑप्शन दिए गए हैं जैसे निगम कर, जीएसटी, आयकर, ये तीनों केंद्र सरकार के द्वारा लगाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायतों की वित्तीय अवस्था का मूल्यांकन करने के लिए वित्त आयोग के गठन का प्राधिकार किसको प्राप्त है? तो पंचायतों की वित्तीय अवस्था का मूल्यांकन करने के लिए वित्त आयोग के गठन का प्राधिकार जो है वह राज्य के गवर्नर के पास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राजकोषीय संघवादी व्यवस्था में संसाधनों का केंद्र द्वारा राज्यों को आवंटन किया जाता है। वर्तमान में निम्न में से कौन सा संसाधनों के आवंटन का एक माध्यम नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है वह बी हो जाएगा आंसर कि गाडगिल सूत्र के अंतर्गत योजना कार्यान्वयन के लिए स्थानांतरण के माध्यम से जो है वह संसाधनों का आवंटन नहीं किया जाता है, बल्कि केंद्र के द्वारा राज्यों को जो संसाधनों का आवंटन किया जाता है वह प्रायोजित योजनाओं के द्वारा किया जाता है, कर सहभाजन के द्वारा किया जाता है, सहायक अनुदान के द्वारा किया जाता है, ना कि गाडगिल फार्मूले के अकॉर्डिंग किया जाता है। इसलिए इसका आंसर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा क्रम सही है जिसमें दर्शित विकास के मापकों को प्रस्तावित किया गया? यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें ऑप्शन बी जो है वह क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही है कि सबसे पहले प्रति व्यक्ति आय नापा जाता है, उसके बाद जो है ह्यूमन डेवलपमेंट मैंने पर कैपिटल इनकम जो है यहाँ पे ध्यान रखें कि सबसे पहले प्रति व्यक्ति आय नापा जाता है, उसके बाद फिजिकल क्वांटिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स नापा जाता है अर्थात कि भौतिक जीवन स्तर सूचकांक को नापा जाता है, उसके बाद एचडीआई अर्थात कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अर्थात मानव विकास सूचकांक को नापा जाता है। इसलिए इसका सीरीज सबसे पहले प्रति व्यक्ति आय होगा, उसके बाद PQLI होगा, उसके बाद HDI होगा। तो इसका सीरीज यही होगा, इसलिए इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के केंद्रीय बजट में राजकोषीय घाटे का तात्पर्य क्या होता है? तो राजकोषीय घाटे का जो तात्पर्य है वह राजकोषीय घाटा बताता है कि सरकार को अपने खर्चों को पूरा करने के लिए कितने और पैसों की जरूरत है। राजकोषीय घाटा का तात्पर्य कुल मिला के यही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना द्वारा विकसित एवं आर्थिक मॉडल पर आधारित था। कहने का मतलब ये भारत की जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी वह किस मॉडल पर आधारित थी? तो भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना जो थी वह PC महालनोबिस के मॉडल पर आधारित थी। भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है वह 56 से 61 के बीच में रही थी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में शीर्षक पंक्ति वाली मुद्रास्फीति आधारित होती है ना। यहाँ पे देखें कि जो ऑप्शंस दिया गया है, भारत में जो मुद्रास्फीति का जो माप होता है अर्थात कि जो आधारित होता है वह किस पर आधारित होता है? तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित होता है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग ने प्रत्येक राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के लिए समेकित सूचकांक का विकास किया है जो प्रत्येक संधारणीय विकास के लक्ष्य की ओर होने वाली प्रगति को संकलित करता है और राज्यों को प्राप्तिकर्ता, अग्रणी, निष्पादक और आकांक्षी में वर्गीकृत करता है। इस समेकित सूचकांक के आधार पर निम्न में से कौन सा एक अग्रणी राज्य नहीं है? तो इसके अकॉर्डिंग जो आप इतना लंबा चौड़ा जो पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग गुजरात जो है वह इसमें अग्रणी राज्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के 29 राज्यों और 6 संघ राज्य क्षेत्रों के 312 शहरों कस्बों में आच्छादित भारत सरकार के राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता मॉनिटरिंग कार्यक्रम NAMP के अंतर्गत निम्न में से किस मिश्रण को सभी जगहों पर नियमित मॉनिटरिंग के लिए चिन्हित किया गया है ना। तो यहाँ पर जो सी नंबर का जो ऑप्शन है देख सकते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड अर्थात SO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, निलंबित कणीय पदार्थ अर्थात PM10 और सूक्ष्म कणीय पदार्थ अर्थात PM2.5। ये जो मिश्रण होता है इसकी मॉनिटरिंग के लिए जो है हर जगह मतलब इसको चिन्हित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक संस्था ब्रेटन वुड संस्थाओं से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों ब्रेटन वुड सम्मेलन के द्वारा विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की स्थापना की गई, किंतु संयुक्त राष्ट्र की स्थापना ब्रेटन वुड संस्थाओं के तहत नहीं की गई है, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिग्स बोसान को इससे भी जाना जाता है, अर्थात कि हिग्स बोसान को किस और नाम से भी जाना जाता है? तो हिग्स बोसान को गॉड पार्टिकल्स अर्थात कि गॉड कण के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक समय अंतराल में बाजारी शक्तियों द्वारा विनिमय दर 60 रुपया प्रति डॉलर से बदलकर 65 रुपये प्रति डॉलर हो जाती है तो इसका क्या होगा? इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि रुपये का मूल्य ह्रास हो जाएगा, है ना, कि जब कभी मतलब विनिमय दर, रुपया का विनिमय दर जो है वह बढ़ा दिया जाता है तो उसका मतलब होता है कि रुपये का मूल्य जो है उसका घट गया, तो यहीं पे अर्थात कि वो है उसमें ह्रास हो गया। जैसे कि पहले 60 रुपया प्रति डॉलर था, एक मतलब 60 रुपया बराबर 1 डॉलर था, बाद में 65 रुपया बराबर 1 डॉलर हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि रुपया का जो वैल्यू था उसमें कमी आ गई, है ना, और इसका मतलब यही हुआ कि रुपये का मूल्य ह्रास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणसूत्रों की वंशागत का सिद्धांत दिया था किसने? तो गुणसूत्रों की वंशागत का जो सिद्धांत दिया था वह सूटन एवं बॉवरी ने दिया था, है ना, तो ये पे ध्यान, यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा में प्रकाश की चाल निर्भर करती है? तो दोस्तों हवा में प्रकाश की जो चाल है वह ना ही घनत्व पर निर्भर करती है, ना ताप पर निर्भर करती है और ना ही दाब पर निर्भर करती है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? बी होगा कि यह दाब, ताप और घनत्व से स्वतंत्र है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कीट नहीं है? तो जितने ऑप्शंस दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग मकड़ी को कीट के समूह में शामिल नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश उत्सर्जक डायोड के कार्य करने का सिद्धांत क्या है? तो प्रकाश उत्सर्जक जो डायोड है उसके कार्य करने का सिद्धांत जो है वैद्युत संदीप्ति है, अर्थात कि इसके तहत ही डायोड जो है काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण नहीं है? तो दोस्तों आयोग के द्वारा इसका जो आंसर दिया गया है उसके अकॉर्डिंग प्राथमिक तरंग जो है उसमें विद्युत चुंबकीय तरंग का ये उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैक्स एवं इलेक्ट्रॉनिक मेल प्रेषण में प्रयुक्त सूचना संकेत का रूप होता है? तो फैक्स एवं इलेक्ट्रॉनिक मेल प्रेषण में अर्थात भेजने के काम में जो है वह एनालॉग सिद्धांत सिग्नल का प्रयोग किया जाता है ना, भेजने के काम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों के द्वारा ली जाने वाली नाइट्रोजन का रूप है? तो पौधों के द्वारा जो ली जाने वाली नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन है, वह नाइट्रेट के रूप में ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वांटम सूचना का मूल मात्रक क्या है? तो क्वांटम सूचना का मूल मात्रक क्यू बिट है ना, क्यू बिट, इसलिए इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघा संग्रहण सेवा सम्मिलित नहीं करती है? यहाँ पे इसका इंग्लिश जरूर पढ़ लें आप लोग कि क्लाउड कंप्यूटिंग है ना, हम लोग देखते हैं कि क्लाउड स्टोरेज जो मोबाइल में दिया जाता है या आपके ईमेल आईडी में दिया जाता है, तो ये जो क्लाउड स्टोरेज है उसमें कौन सी सेवा सम्मिलित नहीं करती है? तो यहाँ पर वैद्युत चुंबकीय वर्णक्रम आवंटन अर्थात कि अलॉटमेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ये सेवा इसमें सम्मिलित नहीं रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्रोनी गेहूं का वानस्पतिक नाम क्या है? तो मैक्रोनी गेहूं का वानस्पतिक नाम जो है वह ट्यूटिकम ड्यूरम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम शाकनाशी का विश्व में उत्पादन है ना किस रूप में हुआ? मतलब ये कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट हर्बिसाइड जो है प्रोड्यूस्ड इन द वर्ल्ड इज, मतलब कि सबसे पहला शाकनाशी उत्पादन कौन सा था? तो सबसे पहला शाकनाशी जो उत्पादन था वह 2,4-D था, है ना, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूंगफली का अत्यधिक हानिकारक रोग कौन सा है? तो मूंगफली का अत्यधिक हानिकारक रोग जो है वह टिक्का है, या मूंगफली में यह आम रोग है, टिक्का रोग है ना, मूंगफली का टिक्का रोग। एंड लास्ट क्वेश्चन है कि मक्का, आलू, गन्ना, मूंग फसल चक्र उदाहरण है? तो ये किसका उदाहरण है? मतलब ये तीनों जो है वो किस फसल चक्र के अंतर्गत आएगा? 3 वर्षीय, 4 वर्षीय, 1 वर्षीय, 2 वर्षीय। तो यहाँ पे अगर आप लोग थोड़ा सा भी अगर अपना दिमाग लगाएं तो देख सकते हैं कि बेसिकली मक्का, आलू और मूंग, ये जो 3 चीज़ है, मक्का, आलू और मूंग, यह 1 वर्ष का फसल चक्र है, जबकि गन्ना पूरे का पूरे 1 वर्ष गन्ना में लग जाता है। तो 1 वर्ष
इन तीनों में और 1 वर्ष इसमें पूरे गन्ना में, तो कुल मिला के 2 वर्ष हुआ। इसलिए इन सारे का अगर पूछा जाए तो यह 2 वर्षीय फसल चक्र का उदाहरण है, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। तो ये इस तरीके से जेपीएससी के द्वारा जो परीक्षा आयोजित की गई प्रीलिम्स सिविल सर्विसेज की, उसके फर्स्ट पेपर का पूरा डिटेल्स इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन आंसर सहित। और अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो या किसी क्वेश्चंस में डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट करें, और अगर यह पसंद आया तो इसे प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।